हेलो नमस्ते, वेलकम टू ऑथर्स टॉक बाय तृष्णा। हिंदी उपन्यास बागी बलिया के एपिसोड्स को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए सुनते हैं एपिसोड 7। किसी के इश्क में सब कुछ भुलाए बैठे हो, दुनियादारी भी कोई चीज़ हुआ करती है। छात्र राजनीति एक प्रशिक्षण संस्थान भी है जो भविष्य के लिए राजनेता तैयार करने की सीधी भर्ती है। यदि पारिवारिक या बपौती राजनीति प्राप्त नहीं है तो ये एक तपस्या है उन सभी जोशीले युवाओं के लिए जो सेवा ही धर्म समझते हैं। राजनीति में वक्त ही वक्त लिखता है। जितना वक्त आप जनता को देते हैं प्रतिफल उसी अनुपात में मिलता है। छात्र राजनीति में प्रचार प्रसार के लिए धन की जरूरत भी होती है, जो सामान्यतः नगर के व्यवसायियों से सहयोग राशि के रूप में कभी मांगी कभी वसूली जाती है। संजय को भी प्रचार प्रसार संबंधी कई कार्यों के लिए धन की जरूरत थी। उज़्मा के आने के बाद रफ़ीक चूँकि व्यक्तिगत जीवन में ही इतना उलझ गया था कि वह संजय और उसके प्रचार को वक्त नहीं दे पा रहा था। संजय ने ये बात महसूस की थी, मगर इस बाबत बोलना उसे अभी ठीक नहीं लगा था, इसलिए वह स्वयं ही प्रयास में लगा था। इन्हीं दिनों शारदा सिनेमा रसड़ा में 12 से 3 का शो जैसे ही छूटा, लोग बाहर की ओर ऐसे भागे जैसे चींटियों की बांबी टूटी हो। निकास द्वार पर रफ़ीक का इंतज़ार करता बिरजू भी उनके लपेटे में आ गया। किसी तरह उसने खुद को संभाला और एक ओर हटकर खड़ा हो गया। भीड़ कम होने के बाद रफ़ीक बाहर निकला। उसके साथ बुरके में उज़्मा थी। पहले तो बिरजू ने पीछे से टोकना चाहा, मगर फिर कुछ सोचकर ठीक रफ़ीक के आगे खड़ा हो गया। बिरजू, ईमा कहाँ बे? रफ़ीक ने बिरजू को देखते ही पूछा। उज़्मा रफ़ीक की ओट में हो गई। फेफना उतर जाना, वहाँ से टेम्पो लेना सदर तक की। चली जाओगी ना? रफ़ीक ने पूछा, जिसके जवाब में उज़्मा ने सिर्फ सिर हिला दिया और अपने कंधे का बैग ठीक करते हुए आगे बढ़ गई। रफ़ीक भी बिरजू के साथ मोटरसाइकिल स्टैंड की तरफ बढ़ा। हाँ, अब कहो, क्या प्रपंच नाथ के आ रहे हो? रफ़ीक ने मोटरसाइकिल स्टैंड से निकलते हुए कहा। संजय भैया चंदे के लिए शेषनाग सराफ की दुकान पर गए थे, बिरजू ने कहा। कौन? वो परिधान साड़ी सेंटर वाला। रफ़ीक ने गाड़ी जैसे ही स्टैंड के बाहर निकालनी चाही, गेट पर स्टैंड वाले ने रोक दिया और हाथ के इशारे से पार्किंग के 10 रुपए की मांग की। रफ़ीक ने पॉकेट में हाथ डाला और कुछ ढूंढते हुए हल्के नीले रंग की गुटखा की पुड़िया निकाली। दांत के कोने से उसे फाड़ते हुए रफ़ीक ने स्टैंड वाले को गाड़ी की नेम प्लेट की तरफ इशारा किया, जहां नंबर की जगह लिखा था अगले विधायक। स्टैंड वाले ने चुपचाप बाहर निकलने का रास्ता छोड़ दिया। मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर कूदकर बैठते हुए बिरजू ने कहा। हाँ, वही परिधान साड़ी वाला, बिरजू ने कहा। फिर क्या हुआ? रफ़ीक ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। होना क्या था? भैया दुकान पर गए, सहयोग का आग्रह किया, शेष नथुआ मना कर दिया। कहा सहयोग अगले बरस लीजिएगा, इस बरस धंधा मंदा है। भैया कहे कि अब आ गए हैं तो खाली हाथ कैसे जाएं, तो कहा कि कहिए तो साड़ी दे दें। बिरजू ने दुखी मन से कहा। ठीक कहा, दुकान पर जाकर पैसा मांगा जाता है कहीं? सहूर ही नहीं है नेतागिरी का। और इतना बारूद भरा कौन नेता में? अकेले क्यों गया? हम मर गए थे। रफ़ीक ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। आपके पास समय कहाँ है? पिछले 3 दिन से आप तो। बिरजू अपनी हैसियत से ज़्यादा बोल गया। रफ़ीक ने गाड़ी अचानक धीरे कर दी। नहीं, कहने का मतलब है कि भाभी का इंटरनल असेसमेंट का काम भी तो उतना ही ज़रूरी है।
संजय भैया समझ गए थे, इसलिए अकेले चले गए। रफ़ीक ने फिर बाइक तेज़ कर दी। कुछ देर एक ही रफ्तार से चलने के बाद रफ़ीक ने कहा, अंग्रेज़ी में क्या बोले अभी तुम? इंटरनल असेसमेंट, बिरजू ने धीरे से कहा। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? रफ़ीक ने फिर पूछा। आंतरिक परीक्षण, बिरजू ने अपनी जानकारी के अनुसार बताया। भग साला, अंग्रेजियत ठीक है, रफ़ीक ने हंसते हुए कहा और मोटरसाइकिल की स्पीड और बढ़ा दी। लगभग आधे घंटे में दोनों कार्यालय में थे। कार्यालय पहुंचने पर उसने देखा कि ताला लगा हुआ है। उसने झट संजय को फ़ोन किया, जो ज्योति की किताब लेकर गांव की ओर निकल गया था। वे एक आध दिन गांव पर ही रुकने वाला था, मगर रफ़ीक ने उसे मुर्गे की दावत पर बुला लिया। मुर्गे की दावत संजय की कमज़ोरी थी, ना नहीं कर सका। रेलवे के मालगोदामों के पर्याप्त कक्ष पर पूरी तरह बेकार भी नहीं होते। दिन में स्कूली बच्चे अक्सर यहाँ प्रेम का सबक पढ़ते हैं और रात को बेघरों के प्रेम यहाँ परवान चढ़ते हैं। मगर ये वक्त न दिन था न रात, वक्त दूसरे पहर का था। इसी निर्जन और उजाड़ चार दीवारी में ही रफ़ीक ने संजय को मुर्गे की दावत दी थी। वैसे तो आते वक्त भी संजय के समझ में कुछ नहीं आया, मगर फिर वैसे भी संजय की समझ में रफ़ीक की ज़्यादा बातें नहीं आती थीं। लगभग 2 बजे उसकी बाइक माल गोदाम की उसी पर्यक्त कक्ष के पास आकर लगी। और कोई जगह नहीं मिली थी मियाँ? संजय ने घुसते ही पूछा। जलती हुई मच्छर अगरबत्ती की खुशबू उसके नथनों में थी। अरे बहुत सी जगह है नेता, एकदम ओपन एयर, बैठो तो सही, कहते हुए रफ़ीक ने टीन का खाली कनस्तर अपने ठीक सामने रख दिया। मुर्गा कहाँ है बे? संजय ने चारों ओर देखते हुए पूछा। अभी अभी तो आया है, देशी है ना, टाइम लगेगा। नसीम तैयारी कर रहा है। रफ़ीक ने तर्जनी से नसीम की ओर इशारा किया। संजय ने पीछे से ही कुछ देर नसीम को देखा और फिर रफ़ीक से कहा, और ये अगरबत्ती काहे जलाए बैठे हो मियाँ? साले जिन जिन्नात तो नहीं बुला रहे कहीं? नहीं जिला, अब जिन जिन्नात कारोबारियों की बोतलों में बंद हैं, 9 से 5 में पिसे पड़े हैं, कहाँ सुनेंगे बुलाने पर? ये तो मच्छर भगाने के लिए अगरबत्ती जलाई है, खून चूस लिए, नेता हैं साले, रफ़ीक ने कहा। नेता को कुछ ना कहो, व्यक्तिगत हर्ट हो जाएंगे, संजय ने हंसते हुए कहा। अबे, नेता से याद आया, सुने कि सराफ तुम्हारी हथेली पर अपना कसैली रख दिया। रफ़ीक ने ठठाकर हंसते हुए कहा। बबुआ तू रुक, जब सैदानी के चक्कर में पहिड़े तय ये कूले हुई। संजय ने भी खुले जख्म पर वार किया। कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हो नेता? रफ़ीक ने अन्य मनस्क सा होकर कहा। समझा रहे हैं, सोने के लिए आम का पेड़ होता है, बेल के पेड़ के नीचे कोई नहीं सोता, संजय ने कहा। क्यों? सिर फूट सकता है, रफ़ीक ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, कुछ और भी फूट सकता है, और वहाँ दर्द ज़्यादा होता है। संजय ने कुड़ते हुए ही उंगलियों का इशारा किया। अल्पसंख्यकों क्यों डराते हो साले? रफ़ीक ने डरने का नाटक करते हुए कहा। डर ही तो नहीं रहे हो मियाँ, यही तो रोना है, बढ़ रहे हो, और जिस तेज़ी से बढ़ रहे हो ना, उससे लगता है दूसरा पाकिस्तान बनाओगे। संजय ने फिर मौज ली। नहीं नेता, अब की गलती नहीं होगी, अब की साले तुम्हें हिंदुस्तान दे ही देंगे कि लो, अब की तुम ले लो। रफ़ीक ने दहला डाला, जिस पर संजय की ठठाकर हंस पड़ा। रफ़ीक ने कुछ और कहने के लिए मुंह खोला ही था कि काम में व्यस्त नसीम ने अचानक ही कहा, रफ़ीक भाई, मसाला कितना? कम, हाथ में ना लगे। रफ़ीक ने कम से कम शब्दों में बात खत्म की। साले अभी तैयारी कर रहे हो, पकेगा कब? संजय ने पूछा। मसाले में ही समय लगता है नेता, साला मच्छर बहुत काट रहा है, अगरबत्ती यहाँ लाते हैं। कहते हुए रफ़ीक उठ गया।
गोरे लोगों को मच्छर ज़्यादा काटते हैं, संजय ने कहा। ओहो, फिर तो उसको बड़ी मुश्किल होती होगी नेता, रफ़ीक ने जलेबी नुमा अगरबत्ती दोनों के बीच में रखते हुए कहा। किसको? संजय ने पूछा। तुम्हारी भाभी को। और किसको? मुश्क, अंबर, जाफरान, सब भूल जाते हो, रफ़ीक ने बरबस आ रही मुस्कुराहट को रोकते हुए कहा। जाए मियाँ राम, संजय ने अपने दाहिने हाथ से सिर पीटते हुए कहा। रफ़ीक अभी हंस ही रहा था कि नसीब ने फिर टोका। भैया, मसाला कितना तैयार, चख लीजिए। सूखा है ना, देख लो, रफ़ीक ने उठते हुए कहा। धर लेगा, नसीम ने कम से कम शब्दों में कहा। वह दरअसल इससे ज़्यादा शब्द कह ही नहीं सकता था, क्योंकि वह देशी मुर्गा बना ही नहीं रहा था। वह बना रहा था देशी बम, कम बारूद और ज़्यादा आवाज़ वाला छोटा बम, जिसे बड़े आकार का पटाखा कहना ज़्यादा सटीक रहता। रफ़ीक ने उठकर चुपचाप वह बम नसीम के हाथ से लिया। उसने धीरे से मच्छर अगरबत्ती के सिरे से बम का पतीला सेंक दिया और अपनी हथेली में छिपा ही आगे बढ़ा। नसीम को पहले से ही इस बात की नसीहत थी कि उसे संजय के पीछे जाकर खड़े हो जाना है। वह बोतल लेकर बाहर हाथ धोने के बहाने ठीक संजय के पीछे जाकर खड़ा हो गया। रफ़ीक संजय के ठीक सामने कनस्तर खींचकर उस पर बैठते हुए बोला, नेता, ज़रा अपना दाहिना हाथ दिखाओ। स्टेशन रोड वाले तोता बताएगा, पंडित जी से ज्योतिष सीख रहे हो क्या मियाँ? कहते हुए संजय ने बिना कुछ सोचे समझे हाथ आगे कर दिया। रफ़ीक को यही चाहिए था। उसने अपने हाथ से उसके हाथ को इस कदर कसकर पकड़ लिया जैसे वे उसके हाथ में कुछ रख रहा हो। संजय को जैसे ही आभास होता है कि दोनों हथेलियों के बीच कुछ है, तब तक पतीला बारूद तक पहुंच चुका था। संजय ने उठने की कोशिश की, मगर तब तक नसीम ने उसे अपने दोनों हाथों में पीछे से जकड़ लिया। रफ़ीक ने अपना हाथ हटा लिया। बम संजय के हाथ में फटा और उसकी चीख निकल गई। फटते ही नसीम ने हाथों को बंद खोला। जख्म ज़्यादा नहीं रहा, मगर हाथ को सेंक लग गई थी। नसीम ने जैसे अपनी कसें ढीली छोड़ी, संजय ने उसके गाल पर बाएं हाथ का एक तमाचा रसीद दिया। नसीम को कदरन बुरा लगना चाहिए था, मगर नहीं लगा। वैसे भी उसकी गलती के लिहाज से ये सज़ा छोटी थी और नसीम के पास ये सब सोचने का वक्त भी नहीं था। थप्पड़ खाने के साथ ही वह पुरानी बाल्टी में पड़े पानी को लेकर संजय के सामने रखता हुआ बोला, भैया, जल्दी से इसमें हाथ डालिए। संजय की प्रतिक्रिया से पहले ही रफ़ीक ने संजय के हाथ को कलाई से पकड़कर अपना हाथ भी पानी में डुबाते हुए कहा, नसीम, कॉलेज जाओ और लड़कों से कहो सदर अस्पताल पहुँचें। नेता भैया सराफ को मारने के लिए बम बना रहे थे कि हाथ में ही फट गया, और रास्ते में फ्लाईओवर के नीचे जो अखबार वाले का ऑफिस है उसमें रमाशंकर मिलेंगे, उनको भी यही बताना। बस नाम ना बताना, कहना कि अपुष्ट सूत्र लिखे हैं, कल के अखबार में आनी चाहिए। रफ़ीक अभी और कुछ कहता कि नसीम निकल गया। संजय ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर दर्द के मारे विफल रहा। कोशिश कर बस इतना ही कह पाया, हाथ का तो तंदूरी बना दिए मियाँ, अब तो तंदूरी खिला दो और उसके बाद अस्पताल ले चलो साले। तंदूरी अब सराफ भिजवाएगा बाकायदा। कहते हुए रफ़ीक ने पानी से बाहर हाथ निकाल ली। अगले दिन सुबह सुबह ही शेषनाथ सराफ ने बिरजू के हाथों 1 लाख की सहायता राशि कार्यालय भिजवा दी। डॉक्टर साहब, आज अखबार में क्या है देश दुनिया का हाल? फर्स्ट ईयर के कुछ लड़कों ने डॉक्टर साहब को चाय की दुकान पर अखबार में नज़र गड़ाए देखते हुए पूछा। शाह आलम ने मेवातियों, पठानों और सिखों के हमले से निपटने के लिए जौहरी बाजार के जौहरियों, पहाड़गंज के पंसारियों और महरौली के दुकानदारों पर चुंगी बढ़ा दी है। सैनिकों की तनख्वाह उसी से निकलेगी। बादशाह का आदेश साफ है कि मुश्किलों से निपटने के लिए
तिजारती बिरादरी के आगे जाकर मदद करनी चाहिए। डाक साहब ने कहते हुए अखबार बंद कर दिया और लड़कों को देखने लगे। लड़के दबाते दबाते भी अपने ठहाके नहीं दबा पाए। डाक साहब तुनक कर गालियां निकालते हुए उठ चले। नया सत्र हुए 4 महीने गुजर चुके थे। अध्यक्ष तथा अन्य पदों के प्रत्याशी महाविद्यालय में छात्रों में अपनी पैठ बनाने में लगे थे। नए नियम के अनुसार क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए 75% हाजिरी की बाध्यता भी थी, इसलिए प्रत्याशी क्लास में भी नजर आते थे और अपनी सेवा प्रस्तुत करते रहते थे। कॉलेज में झुन्नू भैया के प्रभाव के कारण तो अनुपम की स्थिति अच्छी बनी रही। साथ ही एक बात और जो उसके पक्ष में जा रही थी वह ये कि जिले के जिस क्षेत्र से वह आता था उधर के छात्रों की संख्या भी अधिक थी। छात्रों की इस बड़े हिस्से का झुकाव ही संजय की चिंता का एक कारण था। ये वर्ग किसी भी प्रकार से संजय के हिस्से नहीं आ पा रहा था। इसी बाबत बात करने वह आज कार्यालय आया था। रफीक पहले से ही कार्यालय में बैठा अखबार पढ़ रहा था। संजय ने भीतर घुसते ही पूछा, क्या पढ़ रहे हो मियाँ? अखबार, रफीक ने छोटा सा जवाब दिया। जिले का क्या हाल है सरकार? संजय ने फिर पूछा। बेटी को बेहोश कर पिता के साथ दुराचार, रफीक ने अखबार पढ़ने के सटीक लहजे में कहा। जो लिखा है वही पढ़ो मियाँ, अपने से क्यों समाचार बना रहे हो? संजय ने हंसी दबाते हुए कहा। जो लिखा है वही पढ़ रहे हैं नेता। लिखा है, प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित पिता और पुत्री देर रात ट्रेन से उतरे और सुखपुरा जाने के लिए टेम्पो स्टैंड की ओर बढ़े। देर रात में कोई टेम्पो न होने के कारण उन्होंने रेलवे स्टेशन पर मौजूद पान दुकान पर खड़े लोगों से टैक्सी की बाबत पूछा। सूत्रों के अनुसार वहां मौजूद असामाजिक तत्वों ने उन्हें बहलाकर गलत रास्ता बता दिया। वहां पहुंचने पर जब कोई गाड़ी न दिखी और पिता पुत्री मुड़ते हुए अचानक ही सिर पर हुए एक तेज प्रहार से लड़की बेहोश होकर कीचड़ में गिर पड़ी। सरकारी अस्पताल में होश आने पर उसने पूछा कि मुझे क्या हुआ है? जवाब मिला, आपके साथ कुछ नहीं हुआ है, जो होना था आपके पिताजी के साथ हो गया है। और ये हंसने की बात है। संजय ने हंसते हुए ही कहा, बात तो रोने की है ना नेता, लेकिन करोगे क्या? जिला ऐसे ही 52 वीरों से भरा पड़ा है। खैर तुम जिला छोड़ो, महाविद्यालय पर ध्यान लगाओ। अनुपम राय कहाँ जोर लगा रहा है आजकल? रफीक ने पूछा। दया छपरा, उसका अपना गांव है और 500-600 लड़कों का एक मुश्त वोट है, संजय ने कहा। आय हाय हाय हाय, क्या नाम ले लिया नेता, बड़ी सुंदर लड़की होती है। सब दया छपरा की, छलावा एकदम। सुनो मियाँ, संजय बात को भटकने से बचाना चाह रहा था। अरे मेरी सुनो पहले। बाबू साहब गणेशी राय के बेटे की शादी थी। हल्ला उठा कि गंगा पार से चांद बिजली का नाच आ रहा है और ये भी कि चांद बिजली के कंधे पर तिल है। अब तिल तो उसी को देखेगा जो नाच में एकदम आगे बढ़ेगा। बस हम एकदम झक दोपहर में गाड़ी उठाए और 3 बजे पहुंचकर सीट ले लिए कि अब दिखेगा कांधे का तिल। तो दिखा तिल? संजय ने अनमने से ही पूछा। लोड़ा दिखा। बाबू साहब कर दिए चिरकुटाई। चांद बिजली एंड कंपनी को सट्टा का एडवांस पैसा नहीं मिला। जब ऐन मौके पर चांद बिजली का प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो बाबू साहब वीडियो का व्यवस्था लगा दिए। अब बताओ भला, 30 किलोमीटर गाड़ी चला के हम दूध का कर्ज देखने गए थे, रफीक ने एक सांस में कहा। कहना क्या चाहते हो मियाँ? पटाक्षेप करो जल्दी। सुन लो नेता, बहुत कराहनीय कहानी है। हाँ, तो जब वीडियो को सुने तो झरक से भूसा हो गया। उठे और चल दिए। वहाँ से उठ के बांध पर आए तो भूख लग गया। लौंगलता दिखा गरम गरम, एक पीस लेके अभी मुंह में लगाई थे कि सामने सरस्वती जी दिखाई पड़ी। कौन? संजय ने पूछा। सरस्वती जी बे, सरस्वती जी।
किताब कॉपी पर पाँव पड़े जाने में माफ़ी नहीं मांगते हो? वही। अच्छा, सरस्वती जी, संजय ने समझते हुए कहा। हाँ, दया छपरा इंटर कॉलेज का कोई कार्यक्रम था, उसी में भाग ली थी। लाल पाड़ वाली सफ़ेद साड़ी, माथे पर धनुष बनाती सफ़ेद काली बिंदियाँ, यहाँ से वहाँ तक, ओठ लाली अलग, चेहरे पर 3 पसेरी पाउडर। क्या कहें नेता, हम लौंग लत्ता हाथ में लिए देखते रह गए। सारा चाशनी सदरी पर गिर गया, अल्लाह कसम। फिर क्या? दुकान पर रुकी और चाय वाली शीशे की गिलास में पानी भर के पीने लगी। क्या कहें नेता, गिलास शीशे की थी, उसकी गर्दन हम बता नहीं सकते। इतना साफ कि पानी को हलक से उतरते देख भी लो। रफ़ीक बताते हुए शून्य में चला गया। कितना लफ्फ़ाज़ी फेंकते हो मियाँ, काम की बात करो ना, संजय ने कहा। हाँ, तो जब पानी पी के जाने लगी तो जुदाई का पल आ गया। हमसे रहा नहीं गया, बोल दिए। रफ़ीक ने बात पूरी की। क्या? संजय ने आश्चर्य से पूछा। कहे कि लौंग लत्ता भी खा ही ली होती। भाग तोड़ी छोकर संजय पेन कॉपी रखकर हंसने लगा। हंस रहे हो नेता? उसके बाद जो हुआ ना, वो किसी को आज तक नहीं बताए हैं। क्या हुआ? जैसे ही बोले तो लगी रोने। अब सोचो कि देश में लड़की रो दे तो फिर क्या होगा? क्या होगा? संजय ने जानते हुए भी पूछा। भूसा कर दिया जाएगा, भूसा। इंसान को इंसान नहीं समझा जाएगा। क्या बताएं? अब बता भी दो, संजय ने पूछा। बोरा में डाल के हमको जो मारा है सब नेता, कि हिंदुवन से नफरत हो गया है। अबे रुको साले, ऐसे हंसाता है कोई? संजय को बात सुनकर हंसी का दौरा आ गया था। हंस लो नेताराम, हंस ले के घर बसेला। ऐसा काम करोगे जिला तो पीटेगा ही ना। अरे तो ऐसा मारोगे? हम लोग भी मारपीट किए हैं, तरीका होता है मारने का। कल को बियाह निकाह होना है, ऐसा क्या कि हमें ही मार दोगे? साला वो हलवाई नहीं बलवाई था। ऐसी ऐसी जगह मारा था कि आज तक लाइट जला के सोते हैं नेता। अंधेरा होते ही बोरा दिखने लगता है। भग साले, चुप करो। अरे सही बे, गंगा जी में डालने का प्लान था हिंदुवन का। वो तो अल्लाह उम्र दराज करे बुढ़ऊ का, जो नाम पूछ लिए। हम बताए नाम तो बबुआ फुसफुसाया कि मर गया तो दंगा हो जाएगा। ऐसा करो, ढाला पर फेंक दो। फेंक दिए सब हमको ढाला पर। बचा लिया बबुआ, रफ़ीक ने दोनों तर्जनी में आंख मलते हुए कहा। हंसते हंसते संजय की आंखों से पानी निकल आया। उसने खुद को रोका और फिर पूछा, और बोरे से कैसे निकले? मोदी जी निकाले। मतलब? मोदी जी आए थे बोरा खोलने? नहीं बे, नोटबंदी याद है? हाँ, वह भूलने की चीज़ है। हाँ, तो नोटबंदी पूरे शबाब पर थी। भाई लोग को लगा कि बोरा भर के नोट फेंका गया है कोई। खोल दिया सब, रफ़ीक ने बाल खुजलाते हुए कहा। बताओ साला, धोखा हो गया। बोरा खुला, निकलना था रुपया, निकल गया मियाँ। संजय ने हंसी के मारे आंख पोंछते हुए कहा। दया छपरा खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है मर्दे, रफ़ीक ने कहा। और एक चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, संजय ने ठहर ठहर के हंसते हुए कहा। क्या? वहाँ का वोट एक मुश्त गिरता है, इस बात से परे कि किसका टेम्पो हाई है। गांव का प्रत्याशी है तो उसी को पड़ेगा। और अनुपम राय दया छपरा का है, रफ़ीक ने पानी पीते हुए कहा। पढ़ाई लिखाई तो सोनभद्र से किया है, लेकिन दया छपरा का ही है, संजय ने कहा। रफ़ीक ने कुछ देर हथेली पर ठोडी टिकाकर सोचा और फिर नसीम को आवाज़ देकर बुलाया। नसीम, जो कि बाहर आईडी कार्ड पर फ़ोटो चिपकाने में व्यस्त था, एक ही आवाज़ पर चला आया। उसके साथ साथ बिरजू भी घुस आया। नसीम मियाँ, ऐसा करो, इसको उठवाओ और हमारे गांव लेके आओ, रफ़ीक ने नसीम से कहा। मियाँ, ये अगवाई ना करो, हमको ऐसे चुनाव नहीं लड़ना, संजय ने बीच में ही कहा।
हम भी बस देखना ही चाहते हैं नेता। उस लड़के को देखकर हमको लगा कि लड़का नरम दाना है। थोड़े से निराई गुड़ाई कटाई पिटाई से अगर बैठ सकता है तो हर्ज क्या है। चांस लेके देखते हैं, रफ़ीक ने कहा। संजय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे दरअसल ये बात पसंद नहीं आई, मगर फिर भी वह चुप ही रहा। रफ़ीक ने अब नसीम की तरफ आगने आंखों से देखा। नसीम और बिरजू रफ़ीक के कहने के बाद भी जब खड़े रहे तो रफ़ीक ने अब चिल्लाकर कहा, शक संवत के हिसाब से निकलोगे कि हिजरी संवत के हिसाब से? नहीं भैया, वो बात नहीं है, नसीम ने थोड़े संकोच से कहा। फिर? अपना कट्टा दीजिए ना। बिरजू मोटरसाइकिल चलाएगा, छोकरे को बहाने से पीछे बैठाएंगे, फिर हम पीछे से जबरी बैठ के कट्टा सटा देंगे तो चुपचाप आ जाएगा, सांस भी नहीं लेगा कसम से, नसीब ने एक सांस में कहा। साले वो पढ़े लिखे वाला लड़का है, सोनभद्र से आया है, गांव बस वोट मांगने जीतना चाहता है। तुम्हारे जैसा ऐतिहासिक नामजद नहीं है कि उसको कट्टा का गोलाई और मोटाई मालूम होगा। पीछे से कलम डंडा सरकंडा कुछ भी सटा देना, लड़का मौन व्रत ले लेगा। नसीम भाई को बोलिए कि अगर ये मोटरसाइकिल चला लेंगे तो हम पीछे बैठ जाते हैं, कुछ और सटा देंगे, चिहुक जाएगा निमोचिया लौंडा, बिरजू ने खिखियाते हुए कहा। भाग साला सब, जाओ और लड़के को लेकर गांव पर मिलो, रफ़ीक ने भी हंसते हुए ही कहा। संजय बहरहाल फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए सबसे पहले निकल गया। सुरहा ताल बलिया जिले की सुदूर पश्चिम में स्थित गंगा के छाड़न से बनी झील। अनुकूल परिस्थितियां यहां पक्षियों को खींच के लाती हैं और प्रतिकूल परिस्थितियां प्रेमियों को। शहर के जानकार, खोजी और चुगलखोर आँखों से दूर प्रेमी युगल पक्षियों को देखते हुए झील किनारे बैठकर प्रेम बतियाते हैं। मगर अक्सर यहाँ ये भी होता है कि जिन नज़रों से बचने वे यहाँ आते हैं, वे नज़रें उन पर नज़र रखी होती हैं। अनुपम राय आज इसी का शिकार हुआ था। बिरजू और नसीम उसी की तलाश में पहुँचे ही थे कि रफ़ीक का फ़ोन आया। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ हो? रफ़ीक ने पूछा। वालेकुम अस्सलाम रफ़ीक भाई, सुरहा ताल में हैं। साले तुम लोग को एक काम दिए थे और तुम पिकनिक मना रहे हो। पिकनिक कहाँ नसीम भैया, काम ही कर रहे हैं। अनुपम बाबू यहीं आए हैं। अच्छा, क्या कर रहा है वहाँ? रफ़ीक ने पूछा, जिसका कोई जवाब नसीम ने फ़ौरन नहीं दिया। अनुपम जो कर रहा था वह बता पाना नसीम के लिए मुश्किल था। जवाब ना पाकर रफ़ीक ने फिर पूछा, मोबाइल में पैसा लगता है भाई, गुणा गणित बाद में करना, जल्दी बोलो लड़का क्या कर रहा है वहाँ? कैसे कहें? नसीम ने भुनभुनाते हुए अपनी मजबूरी जाहिर। मुंह के अलावा कहीं और से भी कह सकते हो क्या? तो कह दो, रफ़ीक ने झल्लाते हुए कहा। जब जवाब देना नसीम को मजबूरी थी, उसने मोबाइल के स्पीकर को दूर करते हुए बिरजू से पूछा, अबे चुम्मा को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या हुआ? बिरजू ने पूछा। भैया पूछ रहे हैं लड़का क्या कर रहा है। चुम्मा कितना घटिया लगेगा कहने में, कुछ और बताओ, नसीम ने पूछा। चुम्बन, चुम्बन बोल दो, बिरजू ने सीख दी। भाग वे, हिंदी नहीं बुझाता है उनको, संस्कृत कहाँ से बुझाएगा, नसीम ने डपटा। पप्पी पप्पी बोल दो फिर, बिरजू ने ज्ञान दिया। हाँ हेलो भैया, पप्पी ले रहा है सरवा, नसीम ने फ़ौरन ही मोबाइल कान पर लगाते हुए कहा। पप्पी? लड़की भी है क्या साथ में? रफ़ीक ने आश्चर्य से पूछा। हाँ तो लड़का को पप्पी लेने अभी बलिया तक नहीं आया भैया, कहते कहते ही नसीम बंदर की तरह हंस उठा। खिखियाओ कम और फ़ोन बिरजू को दो ज़रा, रफ़ीक ने नसीम से कहा। नसीम ने फ़ौरन फ़ोन बिरजू को पकड़ा दिया। रफ़ीक ने प्रणाम पाती के बाद काम की बात बिरजू से कही। सुनो, लड़का लड़की सुर्रा ताल में मिल रहे हैं तो जाहिर है कि लड़की साथ ही नहीं लौटेगी। लड़की को निकल जाने दो, जब चली जाए तो दबोच लो इसको और सीधा ईंट भट्टे पर लेकर आओ। आग बगान होकर खेत वाला रास्ता पकड़ना। ठीक है भैया, बिरजू ने कहा। उसकी आंख बराबर जोड़े पर गड़ी हुई थी। उसने देखा कि अनुपम और लड़की अब उठ रहे हैं। उसने फ़ोन पर ही रफ़ीक से कहा, दोनों उठ रहे हैं भैया, शायद अब निकलेंगे।
अरे साला ये तो, कहते कहते बिरजू कुछ देर विस्मय से भर गया। रफीक ने उसके विस्मय को पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? कुछ नहीं भैया, लड़का निकल रहा है, हम बाद में बात करते हैं, भट्टे पर मिलते हैं। कहते हुए बिरजू ने मोबाइल काट दिया। दोनों तेजी से निकलकर बाहर पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनकी सोच के उलट अनुपम और लड़की दोनों ऑटो पर सवार हुए। बिरजू को मगर पता था कि ऑटो किधर जाएगी। उसने गाड़ी बसंतपुर के रास्ते पर डाल दी। बसंतपुर पहुंचने से काफ़ी पहले अनुपम ऑटो से उतर गया था। लड़की को यहाँ से अकेले जाना था। बिरजू जानता था कि लड़का कुछ दूर पीछे ही उतर गया है और अब टेम्पो स्टैंड तक पैदल हो जाएगा। इसलिए उसने टेम्पो स्टैंड से पहले एक आम के पेड़ के नीचे गाड़ी लगाई और नसीम को हट जाने को कहकर इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर में अनुपम आता दिखाई दिया। बिरजू उसे आता देख पीछे मुड़कर पेशाब करने का अभिनय करने लगा। अनुपम जब उसके ठीक सामने से गुजरा तो वह मुड़ा और मुड़ते ही अवाक होने का अभिनय करते हुए कहा, अरे राय साहब, इधर कहाँ? अनुपम भी उसे देखकर पसोपेश में पड़ा, मगर फिर फौरन ही कहा, यहीं आए थे रिश्तेदारी में, बस अब जा रहे हैं। शहर की ओर ही जा रहे हैं ना, चलिए ड्रॉप कर देते हैं, बिरजू ने कहा। अनुपम को भी आगे तक जाने का साधन बिना मांगे ही मिल रहा था, तो उसने उसके लिए भी ना कहने का कोई कारण नहीं था। उससे ये भी लगा कि यदि उसने ना किया तो दूसरा वहाँ अब इस धुंधलकी में मिलना मुश्किल है। चलिए, अनुपम ने हामी भरी और मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गया। उसके बैठते ही बिरजू ने नसीम को आवाज़ दी, नसीम भाई आ जाइए। कहाँ झाड़ी में यूनानी जड़ी बूटी ढूंढ रहे हैं? पजामे में सांप घुस गया तो भाई भाई का मिलन हो जाएगा। बिरजू के इतना कहते ही नसीम झाड़ियों से बाहर निकल आया। वह आवाज़ के लहजे से ही समझ गया था कि ज़बरदस्ती की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नसीम फ़ौरन आकर मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठ गया और अनुपम से कहा, सलाम वालेकुम नेता भाई, ये गमछा मुंह पर बांध लीजिए, ट्रक वाला बहुत धूल उड़ाता है सब यहाँ। गमछा न बांधे तो घर तक नैन कजरारे हो जाएंगे। अनुपम ने हंसते हुए अपना ही गमछा मुंह पर बांध लिया। मोटरसाइकिल जब तक खेतों में से उतर गई तब तक अनुपम जान ही नहीं पाया कि वह अगवा हो चुका था। मोटरसाइकिल ने पहले सड़क छोड़ी, फिर खड़ंजे और आखिरी में कच्ची धूल भरी मिट्टी को भी छोड़ते हुए ईंट भट्टे से लगे ईंटों से ही सजाकर बनाए गए अस्थाई कमरे के बाहर रुक गई। नसीम ने हाथ पकड़कर अनुपम को उतारा और लगभग खींचते हुए उसे कमरे के भीतर ले गया। कमरे के भीतर का दृश्य अच्छे भले निर्भीक व्यक्ति को भी डरा देने के लिए काफ़ी था। ईंट भट्टे से ही आग लेकर एक चूल्हा भीतर जला हुआ था और कमरे में रफ़ीक एक मेमने के गर्दन पर कसाई वाला छुरा लिए बैठा था। मेमना अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहा था। रफ़ीक ने जब अनुपम को भीतर आते देखा तो छुरा रखकर मेमने को गोद में ले लिया और अनुपम से बोला, आइए मालिकार आइए। अनुपम ने जब रफ़ीक को देखा तो उसे थोड़ी राहत हुई। वह जानता था कि रफ़ीक समझदार है, उससे बात की जा सकती है, वरना तो बिरजू और नसीम के बीच उसकी जान का अब तक लगा था। ये सब क्या है रफ़ीक भाई? मटन खाएंगे मलिकार? रफ़ीक ने मेमने के गर्दन पर छुरा रखते हुए कहा, नहीं, ये तरीका सही नहीं है, मगर मिलना कोई ऐसे बुलाता है क्या? अनुपम ने कुर्ते पर धूल झाड़ते हुए कहा। मिलने? रफ़ीक चौंका, फिर वे बिरजू की तरफ मुखातिब होकर बोला, साले तुम लोग इसको चुटकुला सुनाते हुए लाए हो क्या? भयावा को पता नहीं है कि यह अगवा हो चुका है। अगवा? रफ़ीक के इतना कहते ही अनुपम की आंखों में अनजान भय खिंच गया। रफ़ीक से इतना सुनते ही नसीम ने अनुपम के पीछे से घुटने पर एक लात मारी। उसका पांव मुड़ गया और वह आगे की तरफ ज़मीन पर बैठ गया। नसीम ने उसके दोनों हाथ पीछे खींचकर नारियल की रस्सी इतनी ज़ोर से बांधी कि अनुपम की चीख निकल गई। झटका तो हम खिला नहीं पाएंगे नेताजी।
ऐसा है, एक बार हलाल खा के देख लीजिए, उंगली ना चाट खाएं तो मेमना जिंदा कर देंगे। रफीक ने गंभीर आवाज में ही कहा। भैया, दर्द किसमें ज्यादा होता होगा? बिरजू ने अचानक ही पूछ लिया। दर्द तो बेटा दूसरी ही चीज में होता है, रफीक ने फौरन जवाब दिया। अरे बजरंग बली का नाम लीजिए भैया, हम पूछ रहे हैं कि झटका में कि हलाल में, बिरजू ने कान पकड़ते हुए कहा। पता नहीं बे, लेकिन सुने हैं कि झटका में ही होता है। रफीक चहलकदमी करते हुए अनुपम तक आया और उसकी गर्दन पर छुरा रखते हुए बोला। कैसे, बताइए जरा, बिरजू ने पूछा, जिसके जवाब में रफीक ने अनुपम के बाल पकड़कर उसे आगे की ओर झुकाते हुए उसकी गर्दन पर छुरा रखकर कहा। देखो, यहाँ से ऐसे मारेंगे तो सिर तो अलग हो जाएगा एक बार में, लेकिन दिमाग अचानक से जिस्म को कुछ बता नहीं पाएगा, इसलिए दर्द होगा। आदमी नहीं नहीं, मेरा मतलब है जानवर तड़पेगा। ये झटका हुआ। और हलाल में, बिरजू को भी अनुपम के ऊपर किया जरा नमूना पसंद आ रहा था। उसमें दिक्कत ही कोई नहीं है, देखो, ऐसे गर्दन पीछे करना है और ये है नस, ये वाली, ये उभर कर आ रही है ना, यही वाली, बस इसको रेत देना है, काम खत्म। खून में ऑक्सीजन का सप्लाई बंद, कोई दर्द नहीं, आराम से कुर्बानी हो गई, समझे? रफीक ने अनुपम के बाल छोड़ते हुए कहा। ऐसी स्थिति अनुपम को भयभीत करने के लिए बयान की गई थी। अनुपम डर भी गया था, फिर भी ये उसका जज्बा ही था कि वह संयत था। बात रफीक ने ही फिर छेड़ी। मालिक, आपको कृष्णानंद मौर्य याद है? हाँ, पिछले चुनाव में ठीक ठाक माहौल था उसका, बाद में पता नहीं क्यों बलिया छोड़ गया, अनुपम ने धीमे से ही कहा। बलिया नहीं, दुनिया छोड़ गया कृष्णानंद, रफीक ने कड़ी और जिस्म को बोध देने वाली आवाज में कहा। कुछ क्षण को पूरे झोपड़े में मुर्दा खामोशी छाई रही। अगली आवाज फिर रफीक की ही आई। जिला प्रमुख का आदेश था, इसी ईंट भट्टा में जा ही नहीं रहा था, 3 लोग लगे थे, घिसट रहा था, दे छोड़ दिया था एकदम, हमको भी लगना पड़ा तब जाके काम हुआ। अब की खैर, प्रमुख जी का आदेश तो नहीं है, लेकिन ईंट भट्टा तो है, रफीक ने कहा। गर्मी और मारे डर के अनुपम के ललाट पर पसीना चुनचुनाने लगा। हमें क्यों उठाया है? अनुपम ने अब सीधा मुद्दे की बात की। बैठाने के लिए, रफीक ने भी मुद्दा ही बयान किया। लेकिन उससे क्या होगा? अनुपम ने अभी इतना ही कहा कि रफीक बोलने से पहले बिरजू बोल पड़ा। भैया, हम कह रहे हैं इसको कुर्सी सहित भट्टे में फेंकिए, आहुति दीजिए, गंगा मैया की जय बोलिए। हम फिर कह रहे हैं, ये मगर बट परंतु लेकिन वाला सब माँ का भी नहीं होता है, निकलते वक्त भी मगर बट परंतु लेकिन लगाए रहता है। बिरजू की आंखों में गुस्सा देखकर अनुपम ने फौरन कहा। मेरा मतलब है कि हम शीत प्रत्याशी हो जाते हैं, प्रचार वचार नहीं करेंगे, एक तरह से बैठना ही हुआ, वैसे ही हार जाएंगे। नहीं, आप उठेंगे तो चाहे समर्थन दें या ना दें, वोट बटेगा, इसलिए बैठ जाइए, रफीक ने कहा। रफीक के ऐसा कहने पर अनुपम कुछ क्षण के लिए मौन हो गया, मगर उसे जवाब तो देना ही था और जवाब भी रफीक के मन के मुताबिक ही देना था, इसलिए उसने कहा, ठीक है, 50,000 से ऊपर खर्चा हो गया है, उसका कुछ करवा दीजिए। मिल जाएगा, उम्मीदवारी मत भरिए और संजय नेता को जरा अपने गांव छपरा घुमा दीजिए। आप साथ रहेंगे तो नेता को संबल रहेगा, रफीक ने पीछे से उसका हाथ खोलते हुए कहा। और झुन्नू भैया? अनुपम ने पूछा। आप नहीं होंगे तो झुन्नू भैया संजय नेता को समर्थन दे ही देंगे, रफीक ने कहा। ठीक है, मगर अगले चुनाव में आपको हमारा समर्थन करना होगा, अनुपम ने हाथ झटकते हुए कहा। वादा रहा। मटन बने, खाएंगे? रफीक ने पूछा। नहीं, घर 11 बजने को हुआ, अनुपम ने घड़ी देखते हुए कहा। जैसी इच्छा बिरजू,
नेताजी को ढाला तक छोड़ दो, बैरियां वाली बस पकड़ लेंगे, रफ़ीक ने कहा। लेकिन अभी कहाँ मिलेगी बस? आखिरी बस तो 9 बजे ही। अनुपम की इस बात पर रफ़ीक ने मुस्कुराते हुए कहा, 2 घंटे से सवारी के लिए आपके इंतज़ार में खड़ी है बस, आप पहुँचेंगे तभी चक्का चलेगा। चलते ही रफ़ीक भाई, कहकर अनुपम रफ़ीक के गले मिला। खुदा हाफिज़। और सुनिए, गले मिले हैं, धोखा ना दीजिएगा, ना तो भट्टे में आग हमेशा रहती है। कहते हुए रफ़ीक चुप हो गया। मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई। बिरजू और नसीम अनुपम को लेकर ओझल होते गए। सुदूर शहर की इस रात में चौक की लैंप पोस्ट के नीचे बैठे डाक साहब ने अपने साथ सिमट के बैठे कुत्तों को सुनाया। गुलाम कादिर खान जवां मर्द था। लाल किले की शहजादियां ही नहीं, बेगमें और बांदियां भी उस पर फिदा थीं। बादशाह शाह आलम को शहजादियों के खराब हो जाने का डर सताने लगा था। उसने गुलाम कादिर का बादिया कर दिया। ख्वाजा सरा गुलाम कादिर खां। बादशाह ने बार बार उसे अपमानित करने की गलती की। गुलाम कादिर खान बदले की आग मन में सुलगाए मौका तलाशता रहा। डाक साहब हथेलियां मलते रहे, साथ बैठे कुत्ते कूं करते रहे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नए एपिसोड के साथ मैं कल फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।